यहां तक कि भारत जैसा देश जो दुनिया की 17.5% आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके पास सीट नहीं है। और इतना ही नहीं, अफ्रीका महाद्वीप को देख लीजिए, पूरे महाद्वीप में कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जिसके पास यूएन की परमानेंट सीट हो। तो ये तो गलत बात है ना पूरी दुनिया में। मान लीजिए घर आपका है, लेकिन फैसला कोई कर रहा बाहर रहने वाला व्यक्ति, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। मन करेगा कि उसको दुनिया से ऊपर कर दिया जाए। अफ्रीकी संघ बना हुआ है ना, अफ्रीकी संघ का मतलब है अफ्रीका के सभी देशों का एक समूह, और इसको G20 में शामिल किया है। ठीक है, इसको यूएन में शामिल नहीं किया। यूएन में शामिल होना बहुत बड़ी बात होती है। यूएन में शामिल होना और यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यूएन में आप शामिल है, हर देश शामिल है, वो सिर्फ ये बताता है कि ये राष्ट्र है। जैसे कोई कंट्री है, वो शामिल है यूएन में, तो इसका मतलब हो गया वो क्या है? राष्ट्र है। पूरी दुनिया में उसको एक राष्ट्र का दर्जा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हो गए हैं, इसका मतलब है कि दुनिया के इन राष्ट्रों में ये सबसे ताकतवर है। ठीक है, अभी भी दुनिया के लिए वो 5 देश ही ताकतवर हैं, और उन ताकतवर देशों में भारत को शामिल होना है। जब बराक ओबामा ने भारत की यात्रा की थी, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने कहा आज दुनिया P5+1, समझिएगा, P5+1, यानी वो P6 नहीं बोले। P5 का मतलब है पावर ऑफ 5। कौन? वही जो यूएनएससी के मेंबर है, स्थायी सदस्य। तो P5+1 क्यों? P6 कीजिए ना, यही तो होना चाहिए ना। 5+1 का मतलब है कि लगभग लगभग हमारे जैसे किसी घर में बच्चे हैं और कोई एक और बाहर जाए, कहते हैं हमारे बेटे की तरह है, लेकिन वो बेटा एक दिन कुछ मांग दे कि 5,000 रुपए चाहिए, कहेंगे तो वो कौन? समझ आ गया? तो बेटे की तरह होना और बेटा होना दोनों में अलग चीजें हैं। जब हम परमानेंट मेंबर बन जाएंगे, स्थायी सीट हमको मिल जाएगी, तो हम भी पावरफुल रहेंगे ना। साथ में बैठेंगे 5 के साथ, 6वां व्यक्ति बैठा हुआ है, उस समय अलग बात होगी कि पूरी दुनिया में पूछा जाएगा भारत से, ये बताओ अभी रूस में जो चल रहा है उसके लिए क्या किया जाए, क्या सेना भेजनी चाहिए? नहीं, अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं है वहां। समझ में आ गया? इसलिए चाहिए वो सीट, और बहुत महत्वपूर्ण सीट है। तो उसमें अभी दावेदारी नहीं मिलनी है, पता नहीं कब जोड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, लेकिन उसको लेकर बातचीत शुरू हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। आज कम से कम कोई सामने से तो नहीं नकार रहा कि नहीं भारत को नहीं शामिल होना चाहिए। सब देश आज नहीं तो कल सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। कभी ब्राजील बोल देता नहीं भारत को शामिल होना चाहिए, कभी तुर्की भी बोल देता कि नहीं नहीं शामिल कर दो इसको, जबकि तुर्की हमसे अच्छे संबंध नहीं है कभी तुर्की के साथ हमारे। क्यों? क्योंकि तुर्की को पाकिस्तान प्रेम बहुत ज्यादा है, इसलिए। ठीक है, लिखिएगा। कहां तक लिखा आपने? ना ही सुधार के प्रयास किए गए हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिएगा। वर्तमान वैश्विक पटल पर अनेक अनेक महाशक्तियों का उद्भव हुआ है। अनेक महाशक्तियों का उद्भव हुआ है, जैसे भारत, जापान, जर्मनी इत्यादि इत्यादि। भारत, जापान, जर्मनी इत्यादि। इनमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ इनमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ विश्व की 17.5% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व की 17.5% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही अफ्रीकी संघ, साथ ही अफ्रीका महाद्वीप लिखेगा, साथ ही अफ्रीका महाद्वीप से भी कोई देश इस P5 समूह में शामिल नहीं है। इस P5 समूह में शामिल नहीं है। उपरोक्त कारणों से इस संस्था में सुधार की आवश्यकता है।
उपरोक्त कारणों से संस्था में सुधार की आवश्यकता है। लिख लिया। ये तो आपको बताया कि बेसिकली समस्याएं क्या है। अब आपको लिखना है इसी में पैराग्राफ चेंज करके कि आखिर हमारा गुटनिरपेक्ष समूह कैसे इसकी हल निकाल सकता है, कैसे इसका समाधान निकाल सकता है। तो हमने आपको बताया था कि 120 देश इसके मेंबर है, जो कि यूएन में 193 देश शामिल है। इसका मतलब है कि इतना बड़ा समूह अगर एक साथ मांग उठाए और ऐसा प्रस्ताव लाए कि भारत को शामिल करो, जापान को शामिल करो, इस तरह से अगर प्रस्ताव लाएगा तो क्या इस प्रस्ताव को यूएन नहीं मानेगा? फिर दबाव तो बनेगा ना उस पर। इतने सारे देशों को अगर सहमति है कि इसको लाओ, इसका मतलब है कि इतने सारे देशों का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ये कंट्री है। चाइना तो ऑलरेडी शामिल है उसमें। एशिया में अगर देखा जाए तो चीन, भारत, ये दो बड़ी महाशक्तियां हैं। ऐसी स्थिति में एक तो शामिल है ऑलरेडी, और इतने बड़े एशिया से कम एक और होना चाहिए, दो तो होने ही चाहिए। जापान और इंडिया में हो सकता है कंपटीशन, लेकिन आपको पता है कि जब अस्थायी सदस्यता के लिए बात चल रही थी, तो जब भारत जिस वर्ष खड़ा हुआ उस पर कोई दूसरा प्रतिनिधि नहीं था एशिया से। एशिया से सिर्फ भारत खड़ा हुआ था और भारत निर्विरोध जीता। अस्थायी सदस्यता भी हमने की यूएनएससी में। क्यों? पूरे एशिया में इस बात को लेकर सहमति है कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा दूसरा तो इंडिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एशिया में एक सीट किसके पास है? अगर देखा जाए तो रूस के पास है एक सीट, लेकिन रूस तो यूरोप में भी है। हाँ, रूस और चाइना दोनों के पास। और इसलिए तो हम कह रहे रूस का भाग तो इस यूरोप में भी है ना, अगर देखा जाए तो यहाँ से इतना बड़ा देश जहाँ इतने सारे कंट्री है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, वहां से कम से कम भारत जैसे सुपर पावर को तो शामिल करो। और इसलिए ना करो कि एशिया में, इसलिए तो करो कि 70% आबादी हमारे यहाँ है पूरी दुनिया की। और जिस लोकतंत्र की तुम गाना गाते हो अमेरिका, कम से कम ये तो देखो कि लोकतंत्र को कितने वर्षों से निभा रहा है। और लोकतांत्रिक संस्कृति पे तो हमारे यहाँ कभी खलल पचा ही नहीं है। छोटे स्तर पर आज नहीं, इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। जो चोल हुआ करते थे वहां सबसे इंपॉर्टेंट यही तो संस्थाएं थी, पंचायतें, जहां लोग मिलते थे, आपस में अपने मुद्दे उठाते थे, उनको सुलझाते थे। तो ऐसे देश में तो कम से कम ये सोचो कि जिस लोकतंत्र का विकास करना है, जिस लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देना है दुनिया में, कम से कम उस लिहाज से तो शामिल करो। लिखिएगा। कुछ लोगों को लगता है नींद आ जाती एकदम, लगता है कम बरम लेकर आए। अच्छा है लोहे वाली कुर्सी है, अगर टेबल होती तो एक दो लोग सो जाते उसी में। लिखिएगा। गुटनिरपेक्ष समूह, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। गुटनिरपेक्ष समूह में दुनिया के 120 देश सम्मिलित हैं। गुटनिरपेक्ष समूह में दुनिया के 120 देश सम्मिलित हैं। गुटनिरपेक्ष समूह में दुनिया के 120 देश सम्मिलित हैं। अगर ये समूह एक साथ आकर मजबूती के साथ इस बात को यूएन में उठाता है, मजबूती के साथ इस बात को यूएन में उठाता है कि सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए, कि सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए। तो इस समूह की बात का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ना निश्चित है। तो इस समूह की बात का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ना निश्चित है। और इस प्रकार से ये समूह दबाव बनाकर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में सुधार करा सकता है। समझ में आ गया? इसके अलावा और कौन सी समस्या है? एक समस्या है जो लीस्ट डेवलप कंट्री है, मतलब छोटे कंट्री या फिर छोटे द्वीपीय देश। आज विश्व में सबसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जल स्तर के बढ़ने का। आप डेली सुनते हैं कि समुद्र का जल स्तर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है?
देखिए सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने कहा ना क्लाइमेट चेंज, ठीक बात है। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जैसा मौसम होना चाहिए था वैसा नहीं है। गर्मी और ज्यादा बढ़ गई है, सर्दी और ज्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ है, जिस समय गर्मी की ऋतु होती है उस समय ये क्या हो रहा है, क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे भी कारण है। आपको पता है कि CO2 जैसी ये गैसें हैं, ये गैसें क्या करती हैं, वायुमंडल में एक तापमान के स्तर को बढ़ाने का काम करती हैं। और जब इनके कारण तापमान बढ़ जाता है तो उससे वातावरण गर्म हो जाता है। और जब वातावरण गर्म होता है तो ये जो ग्लेशियर हैं ये पिघलने लगते हैं। ठीक है, क्या होने लगते हैं, ये पिघलने लगते हैं। और ये पिघलते हैं तो इससे नदियों का जलस्तर बढ़ता है। नदियों से पानी कहाँ जा रहा है, सीधे सागर या समुद्र में। तो जब समुद्र में पानी जा रहा है तो मान लीजिए ये एक आइलैंड है, ये क्या है, आइलैंड। अब देखिए अलग अलग आइलैंड की ऊंचाई अलग अलग होगी। आइलैंड का निर्माण हुआ है इन्हीं से, या तो इनका निर्माण हुआ होगा किससे, ज्वालामुखियों के द्वारा हुआ होगा। तो ज्वालामुखियों से हुआ है तब भी वो फिर काफी चट्टाने हैं तो मजबूत होंगे, लेकिन हर समय है तो पानी में ही। तो देखिए क्या होता है, ये जो आइलैंड देख रहे हैं पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। स्थिति ऐसी भी आएगी कि इनमें से इसका ऊंचाई कम है, ये डूबने लगेगा। अब ये बताइए, ये जो डूब गया है इसमें इसके लोगों की क्या गलती थी? क्या इन्होंने वास्तव में इतना प्रदूषण उत्पन्न किया होगा कि ये पूरी दुनिया गर्म हो गई, ये पूरे ग्लेशियर पे गलने लगे? एक छोटा सा देश जो अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहा था, उसकी क्या गलती है? जब उसकी गलती नहीं है तो उसको जो सजा मिल रही है नेचर के द्वारा, उसको भी तो कोई सुरक्षा चाहिए, उसके लोगों को कोई स्थान चाहिए। और ये जिम्मेदारी बनती है विकसित देशों की मदद करना, क्योंकि विकसित देशों के पास अगर तकनीक है, आप ही ने संसाधनों का दोहन किया है, आज जो व्यक्ति की दुर्दशा है उसके जिम्मेदार भी आप हैं, तो आपको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसकी मांग कौन उठाएगा? सबसे पहली चीज तो है कि खुद से सुधार के प्रयास करें। गुट निरपेक्ष समूह में 120 देश शामिल हैं, और इस समूह में शामिल देश ऐसे देशों की मदद करें सबसे पहले। उसके बाद अगर ये मुद्दा और भी अधिक मजबूत बनाना है, विकसित देशों का सपोर्ट चाहिए, तो ये देश मिलकर विकसित देशों के साथ आए, आवाज उठाएं, विकसित देशों से मदद के लिए कहें, तभी तो हो सकता है ना। तो ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है आज के समय। आपको पता होगा कि पनामा के पास एक आइलैंड है, उस आइलैंड से लोगों को वापस बुला लिया गया है। क्यों? जलवायु परिवर्तन के कारण जल स्तर बढ़ गया है, जल स्तर बढ़ने से वो डूबने लगा है, तो वहां जो आबादी थी उसको बुला लिया है। अब वो लोगों की क्या गलती थी? मान लीजिए उसके पास जगह ना होती तो इनको, मान लीजिए कोई कंट्री भी होता तो उसके लोग कहाँ जाते, समझ आ गया? तो यही दिक्कत है, लिख लीजिएगा इसको। UN में सुधार के बाद अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, द्वीपी देशों का, द्वीपी देश यानी आइलैंड कंट्री या छोटे देश की समस्याओं का समाधान, द्वीपी देश या छोटे देश की समस्याओं का समाधान करने में। अगला लिख लीजिएगा, आतंकवाद का समाधान करने में, आतंकवाद का समाधान करने में। आतंकवाद का समाधान करने में दक्षिण के जो देश हैं इनमें आप उठाकर देखिएगा, इनमें से अधिकांश देश इसी समस्या से ग्रसित हैं, आतंकवादी समस्याओं से। या आंतरिक विद्रोह चल रहा है, या आतंकवादी समूह यहाँ पनप रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन देशों के पास क्या है, मेनली समस्या ये है, ना तो इतना फंड है इनके पास, कमजोर देश है, न मजबूत सेना है, तो ये इन देशों में आतंकवादियों को सुरक्षित स्थान मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे देशों की मदद, अगर हमको आतंकवाद से लड़ना है तो इस समूह के जब सदस्य एक साथ आएंगे तभी ये समस्या हल हो पाएगी। अगला लिख लीजिएगा, निशस्त्रीकरण, 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 डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण। आतंकवाद का कोई एक कारण है, आतंकवाद के कई कारण है। सबसे पहला कारण है कि आतंकवाद की गतिविधियों को धर्म से जोड़ना, समझा गया। दूसरा कारण है शिक्षा का अभाव, पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा कि उसको बम पहना दो वो किसी को मार दे, समझा गया। क्योंकि पढ़ाई लिखाई आपके बुद्धि विवेक को बढ़ाती है। पढ़ा लिखा आदमी आतंकवादियों का सरगना बन सकता है, समझिएगा बात, लीडर बन सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी कभी खुद जाकर ब्लास्ट करे ऐसा नहीं करेगा, बड़ा रेयर है। क्यों? पढ़ाई लिखाई आप में तर्क का विकास करती है। दूसरी चीज है गरीबी, जैसे कोई गरीब है, उसके बच्चे उसके सामने भूख से तड़प रहे हैं, आपने कहा
कि आपको एक बम ब्लास्ट करना है, और हम जिम्मेदारी लेते हैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, बढ़िया मकान देंगे। वो व्यक्ति कहेगा ठीक है, होता है ना नॉर्मल, ये भी कारण है। तो धार्मिक कारण, यानी धर्म के आधार पर जो आतंकवाद बढ़ रहा है वो धार्मिक कारणों से है। साथ में शिक्षा का अभाव, साथ में गरीबी, गरीबी के साथ साथ सामाजिक परिवेश। अगर आपका समाज ऐसा है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं और आपको संभालने का काम करता है, आपको उस रास्ते से निकालने का काम करता है, तो आप नहीं जाएंगे। लेकिन अधिकांश समाज क्या होता है, एक व्यक्ति ने चोरी की, पहली बार चोरी की, उसको पीटेंगे, छोटा सा बच्चा है, समझिएगा बात, चुराया क्या था, बिस्किट, उसको सब लोग पीट रहे हैं, आकर भीड़ तमाशा देख रही है। अब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो बच्चा पहली चोरी किया था, भविष्य में ये बड़े बड़े कारनामों को अंजाम नहीं देगा? बिल्कुल देगा। उस समाज से उसको नफरत हो जाएगी। जिस समाज में उसकी ऐसे बदतमीज, उसको भूख लगी है, आपने बिस्कुट चुरा लिया, मान लीजिए चोरी तो गलत है किसी भी प्रकार की हो, लेकिन जब चोरी की है उसने तो उसके रास्ते थे, आप समझाते उसको, तुरंत भीड़ लगाकर तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये सबसे बुरा कल्चर है इस समय चल रहा है, याद रखिएगा। इस कल्चर में न जाने कितने ऐसे मासूम हैं जो सिस्टम की भेंट कर जाएंगे, और हर दिन ये हो रहा है। बच्चे हैं, कोई कुछ घटना कर दिए, उनको पकड़कर पीटा जा रहा है सरेआम, उनको बांध कर पीटा जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है इससे? इससे क्या क्राइम कंट्रोल होना? नहीं होना। अगर कंट्रोल सिर्फ सजा देने से अगर क्राइम कंट्रोल होता तो आज पुलिस स्टेशन में भीड़ और ज्यादा न बढ़ गई होती, अदालतों में काम और ज्यादा ना हो रहा होता, पेंडिंग केसेस और न पड़े होते। सजा नहीं है, समझाना। कानून का काम था कि गुनहगार को ये समझाना कि तुमने गलत किया है, ताकि वो जब बाहर जाए तो अपने ऐसे लोगों को समझा सके तुम ये मत करना, मेरे से तो गलती में हुआ था, समझाया। लेकिन यहाँ होता क्या है, गुनहगार को पहले पुलिस टॉर्चर करती है, पुलिस टॉर्चर करके जेल में जाता है, 10-20 साल जेल में, और कैदी जो है वो टॉर्चर करते हैं, फिर बाहर आता है सोसाइटी टॉर्चर करती है। क्या रास्ता बचा? समझा गया? हाँ, आतंकवादी ना सही, उग्रवादी बनेगा, चरमपंथी घटना करेगा, क्राइम गिरोह बना लेगा, अल्टीमेट समाज के लिए तो समस्या बन गया है। और जिस दिन पहले वो घटना हुई थी, अगर उस पहली घटना के लिए उससे बातचीत करके उसको समझाकर ये चीज गलत है, ऐसा मत करो, बिस्किट चुराया था, बिस्किट खिला देते, खाना खिला देते, उसको ये तो समझ में आता, उसको कोई काम दे देते। नहीं, समाज की भूमिका ये होती है कि अगर कोई गलत रास्ते पर है तो आप उसकी मदद करें। कोई पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, इसको आतंकवादियों को फंड इसलिए दिया जाता है अपने काम कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान सरकार क्यों इनके सपोर्ट में खड़ी हुई है? पहली चीज तो इसकी जो सरगना है सबसे ऊपर सुपीरियर, वो बहुत पावरफुल है और बहुत पॉपुलर है। किसके बीच? आम जनता के बीच। उनकी बात अगर आप टालेंगे सरकार में होकर तो वो आपकी सरकार ही गिरा देंगे, समझ में आ गया? खुलेआम घूमते हैं पाकिस्तान में, सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक को ये पता है कि हमारे लीडर हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो आतंकवादी, उन्हें पता हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, इनकी बात हमको माननी है, हमारे देश पर जब कोई संकट आता है तो यही हमारी मदद करते हैं, ऐसा बताया जाता है। पॉपुलर पर्सनालिटी है, सरकार उससे पंगा नहीं ले सकती है। फंड देते हैं सरकारों को, चुनाव लड़ो, जितना पैसा चाहिए हम देंगे, इसके बदले क्या मांगते हैं? आतंकवाद हम फैलाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे। जो जो पढ़ाई की उम्र होती है उसमें सिखाया जाता है कि देखो उन लोगों ने तुम्हारे साथ ये किया था, तुम्हारे माता पिता के साथ ये किया था। और ऐसे बच्चों को पकड़ते हैं जिनके माता पिता की दुर्घटना में मौत हुई हो या किसी और काम में, उनको सिखाएंगे देखो उनकी मौत हुई थी। अब बच्चा है, उसको तो पता नहीं क्या हुआ था, भर दिन एकदम जहर। अब उस बच्चे में इतना जहर भर देंगे कि जहां खड़ा होगा उसको ये नहीं दिखाई देता है कि मैं किसको मार रहा हूँ, महिला, बच्चे, अपंग, किसी को भी मार देता है। समझ में आया? ये ट्रेनिंग होती है इसी वो। लेकिन ये सब बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम। इसको कोई एक व्यक्ति नहीं रोक पाएगा, न सरकार रोक पाएंगी। ये तभी रोकेगा जब सब लोग एक नियत से, एक साफ नियत से सामने आएंगे कि आतंकवाद वो जहरीला कांटा है जो न तो आपके लिए न हमारे लिए किसी के लिए सही नहीं है। सांप को पालने वाले खुद उसी के मौत मरते हैं, ये चीज समझनी चाहिए। लेकिन दुनिया जब तक समझेगी, जब तक दुनिया तबाह हो जाएगी। लिखिएगा आगे, हो गए? आगे हेडिंग डालिएगा, लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट, दोनों डालिएगा, लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी और दूसरा डालिएगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी।
जा रहा है दिमाग में? दिमाग फुल तो नहीं हो गया मेमोरी? समझ लीजिए इसको। ये भारत का नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। कौन सा है? उत्तर पूर्व का क्षेत्र। वर्ष था 1990 के समय का। हम लोगों ने इस क्षेत्र की हमेशा अनदेखी की है। हालांकि ऐसा नहीं कहेंगे कि इसका कभी काम नहीं हुआ। अगर काम नहीं हुआ होता तो ये क्षेत्र हमारे साथ नहीं होता। पंडित नेहरू इस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय भी यहाँ से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। उस समय भी जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो इससे राज्य बनाए गए थे, हुआ था ना। आसाम सबसे बड़ा राज्य था, बाकी जो भी राज्य बने आसाम से काटकर ही बनाए गए सभी राज्य। तो इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है कि सबसे अधिक अगर आप देखेंगे एथिकल डाइवर्सिटी, या फिर आप कहें कि इसको जनजाति समूह, अनेक प्रकार के यहाँ के लोगों में भाषा, संस्कृति, बोलचाल, पहनावा बहुत अलग अलग किस्म का है। तो इन लोगों में सामंजस्य बैठाना एक बड़ा जटिल काम था, कैसे इनका विभाजन हो। जब आसाम बनाया, आसाम में मुख्य भाषा थी, तो यहाँ और जो नागा लोग थे वो अलग भाषा बोलते थे, जो मणिपुर के थे वो अलग बोलते थे। उन्होंने कहा कि इस भाषा तो ठीक है, आसामीय क्यों, हमारी भाषा क्यों नहीं? तो उन्होंने भी मांग उठा दी, जायज मांग थी कि आप किसी एक भाषा को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसका मतलब है हमारी भाषा को कमतर आंक रहे हैं। तो आने वाले समय में टूटा। मेन चीज समझिए, ये पॉलिटी का पार्ट था। आप समझिए इस प्रोसेस को। 1991-92 के बाद से देखा गया कि चाइना भारत को हमेशा से, पहले से 1962 के समय से बर्बाद करने पर लगा हुआ है। इस क्षेत्र में हमेशा से चीन की निगाहें थी। ये जो अरुणाचल का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमेशा से इसकी निगाहें थी। अरुणाचल प्रदेश को अपना ही भूभाग मानता था। इतना ही नहीं, इन लोगों को ये कह रखा था कि तुम लोग बीजेपी वगैरह मत लिया करो, तुम लोग सीधे एक कागज लो, साइन कराओ उनसे, आ जाओ अंदर। समझिए बात को। जैसे आपके बगल में कोई लोग हैं तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें ज्यादा काम धाम की जरूरत नहीं है बैगल बजाने की, तुम सीधे आ जाया करो। इसके दो कारण हो सकते हैं। तुम्हारे पूरे घर को बोला है तब तो ठीक है, लेकिन पूरे घर को नहीं, सिर्फ एक दो लोगों को। इसका मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं, उन लोगों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। होता है ना, किसी परिवार में अगर एक व्यक्ति कोई होता है वो थोड़ा सा घर से डिस्टर्ब है तो उसको बुलाते हैं, बाहर के लोग समझाते हैं तुम एकदम सही हो, तुम ही सबसे मेहनती हो, बाकी तो तुम्हारा घर। और याद रखिए, जिस व्यक्ति ने मान लिया, घर के खिलाफ कान भरने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन जिस दिन आपने ये बात मान ली, उस दिन मान लिया आपने अंतिम कील ठोक दी इस बात पर कि अब आप अपने घर को बर्बाद कर देंगे। और ऐसा हर कोई कराना चाहता है। अब क्यों कराना चाहता है वो उनका अपना अलग मसला है। बस बच कर रहिएगा, कोई व्यक्ति घर के बारे में बोले ऐसा नहीं उसको तुरंत कुछ कह देना, नहीं कहना। इस कान से सुना, इससे निकाल दिया, कभी एक्शन में नहीं लाना है वो चीज, ठीक है। जैसे नेता कहते हैं अधिकारियों से, अधिकारी कुछ नहीं सुनते उनका, अधिकारी वो कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, अभद्र भाषा भी बोल देते हैं, अधिकारी एक कान से सुनते मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान लिया कि नेता की नमस्ते करने की भाषा है, ठीक है। अगर उसको ऐसे मिलने नहीं, आज उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, रात भर नींद नहीं, पता अधिकारी पगला गए। दिन में 10 नहीं तो फोन करते हैं, तो 10 की 10 अच्छी भाषा बोलते हैं। अगर अधिकारी टेंशन लेने के तो वो जल्दी सही हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं लेते किसी की बात को। तो समझिए, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, तो अरुणाचल के लोगों को चाइना ने कहा कि तुमको परमिट लेना है, बस तुमको बीजेपी छोड़ो, ये सब बेकार की चीजें हैं, तुम तो हमारे अपने हो। आधार क्या बताया, देखो हमारे चेहरे भी इससे मिलते हैं और तुम लोगों में हमें कोई भेदभाव नहीं है। पहले हमारे माओ भाई साहब का यहाँ तक शासन था, ये कहा, और तुम लोग चिंता मत करो, इनके साथ ज्यादा दिन नहीं रहना है, हम लोग साथ रहेंगे। इससे कहा कि तुम क्या नहीं करो, परमिट, और तुरंत आ जाया करो। भारत ने कहा अच्छा तुम परमिट दोगे, हम सीमा पर चौकसी और बढ़ा देते हैं, ठीक है। इनको जाना है तो यहां से परमिट से जाएंगे सीधे। अगर मान लीजिए तो रिकॉर्ड थोड़ी रहेगा इनका कि कौन कौन गया चाइना। अभी तो सीधे जाएंगे तो दिल्ली से होता है पूरा वीजा पासपोर्ट की, भाई अभी जा रहे हैं तो रिकॉर्ड रहता है पूरा। यहाँ से जाएंगे तो सीधे सीधे निकल गए तो फिर दिक्कत ना हो जाएगी। तो कहा कि इस क्षेत्र में हमको अपना प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट में, अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में क्षेत्र हमसे अलग ना हो। क्यों? ये बांग्लादेश आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के कारण ये सिर्फ इतना सा मार्ग बचता है जिस मार्ग से हम इस पूरे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और हमारे 7 देश हैं यहाँ पर, अगर सिक्किम को भी शामिल कर लेंगे तो 8 देश शामिल है। इन 8 देशों में पहुंच कैसे देंगे, पतला सा रास्ता। और यहाँ पर तिब्बत है पूरे में, यानी चाइना। तो सीधी सीधी बात है कि अगर हमने यहाँ की अनदेखी की और चाइना ने अपनी सेना यहाँ पर से उतार दी इतने क्षेत्र में,
इसका मतलब ये पूरा का पूरा भाग हमसे कट गया, यानी कि अब हमको आवश्यकता है ईस्ट के क्षेत्र में ध्यान देने की। इसलिए एक पॉलिसी लाएगी, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो। समझ आ गया? इस पूर्व की ओर देखो का सिर्फ ये भाग नहीं था, इसी पूर्व की ओर देखो का भाग ये था कि आने वाले समय में हम इस क्षेत्र को और विकसित करने के लिए ये करेंगे कि इसके पास में जो देश है, यानी म्यांमार, कंबोडिया, जो भी देश है, वियतनाम, लाओस, इन देशों तक यहां से कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, सड़क बनाएंगे। इस तरह की सोच उस समय रखी गई। साथ में यहां ये है बांग्लादेश, यहां से हम यहां तक पहुंचने के लिए एक बढ़िया सा पोर्ट बनाएंगे। यहां से यहां बंगाल है ना, यहां पर पश्चिम बंगाल, ये रहा पश्चिम बंगाल। तो यहां से पहुंचने के लिए सीधे हम म्यांमार भी पहुंचेंगे, म्यांमार से यहां तक हम मार्ग बनाएंगे, सड़क का विकास करेंगे। ये सब चल रहा है ऑलरेडी अब, लेकिन उस समय जो ये सोच थी, ये सोच के पीछे मेन मोटिव था कि इस क्षेत्र को अगर हमें विकसित करना है और इस क्षेत्र को अपने साथ जोड़े रखना है, तो इस क्षेत्र का जुड़ाव पूरे दक्षिण पूर्व एशिया से हो, साथ में जापान तक यहां से हमें पहुंच बनानी है। इस तरह की सोच थी, इस विजन पर काम किया। लेकिन ये क्या था, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक का मतलब होता है सिर्फ देखना, मतलब ये विचार आया, कोई बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई दी इस पर, हमेशा ऐसे ही खाली पड़े रहे। यहाँ के प्रोजेक्ट थे, आते थे, विचार होता था, पड़े रहते थे मंत्रालय में, ध्यान ही नहीं दिया जाता था। सड़क बनानी है, कुछ करना है, पड़े हैं फाइलें, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, यानी गंभीरता नहीं थी। विचार तो आ गया था लेकिन गंभीरता नहीं थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी 2014 में पहली बार बने, उन्होंने कहा लोग ईस्ट नहीं, ये तो कुछ किया ही नहीं है, एक्ट ईस्ट। मतलब अब सिर्फ देखना नहीं है, अच्छी अच्छी बातें नहीं करनी, बल्कि एक्शन में लाना है। और ये वास्तविकता है कि इस क्षेत्र में आपको पता होगा ढोलासागिया ब्रिज बनाया गया है यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी पर, और इस ब्रिज का महत्व ये है कि इससे सेना के टैंकर भी जा सकते हैं। इन फ्यूचर में आप बताइए, अगर कोई नदी है, प्रयागराज है, यहाँ प्रयागराज तो सुरक्षित है क्योंकि सेंट्रल में एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये सीमा के पास अगर होता तो कोई भी देश अगर आता तो हम वहां कैसे पहुंचते थे, ब्रिज नहीं होता तो। यह ब्रिज, हर ब्रिज से टैंकर नहीं जा सकते हैं आर्मी के टैंक हर ब्रिज से नहीं जाते हैं, ना मिसाइलें जाती हैं, उनके लिए बहुत अधिक मजबूत ब्रिज होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, समझाया, ताकि ऐसा ब्रिज की अगर शत्रु का अटैक भी हो रहा तो वो तभी सुरक्षित रहे। तो ऐसे ब्रिज का निर्माण हुआ ढोलासागिया, और एक समय तक ये सबसे बड़ा ब्रिज हुआ करता था, ठीक है। तो उस ब्रिज का निर्माण किया इस पहाड़ी क्षेत्र में। पहले ऐसी कि ये पहाड़ी क्षेत्र पूरा, इस पहाड़ी क्षेत्र में विकास कैसे करें, क्योंकि लागत बहुत ज्यादा है, इंजीनियरिंग उतनी अच्छी नहीं है, और साथ में कहा जाता था कि यहाँ का विकास छोड़ो, पूरा फोकस कैमरा कहाँ रहता है, दिल्ली पर, दिल्ली, लखनऊ, इन सब जगह फोकस रहता था, इनका विकास करना है, यही इंडिया है। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई, और इस पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास काम हुए हैं, बड़े बड़े समझौते किए गए हैं, ऐसे ऐसे मार्ग बनाए गए हैं कि सीधे हम आने वाले समय में यहाँ से किस देश में जा सकेंगे, सीधे वियतनाम, सिंगापुर तक यहाँ से जाएंगे इन फ्यूचर में। इतना इस पर काम कंटिन्यू चल रहा है। कालिंदी परियोजना इसी की है, नदी के माध्यम से हमने जोड़ा है पूरे भारत को। इस जोड़ने के पीछे उद्देश्य ये है कि इन फ्यूचर ये तो खतरा है ही, ये देख रहे हैं आप, मुर्गे की तरह देखा है, और ये गर्दन है उसकी, अब मुर्गे की गर्दन काटी जाती है पहले, उसके बाद मुर्गा दम तोड़ देता है। इसी प्रकार से कहा गया इसको चिकन स्नेक, कहा कि ये जो देख रहे हैं, अगर इस पर सेना आ गई तो इस पूरे क्षेत्र को फिर हम नहीं बचा सकते हैं। दिमाग लगाया, ये तो कभी भी हो सकता है। तरीका क्या है, तो कहा एक काम करते हैं, इस क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से करते हैं ताकि ये लोग हमसे खुश रहे, ये लोग भारतीय होने का गौरव महसूस करें। ऐसा ना हो कि ये लोग कहें कि हम जब जाते हैं, कुछ लोगों का ये है, अभी बोलते हैं कि जब हम जाते हैं दिल्ली वगैरह घूमने, हमको कहते हैं चाइनीज है, इस तरह की बात करते हैं। इससे क्या होता है, रेसिज्म बढ़ता है, और अगर नस्ली भेदभाव करेंगे आप किसी के साथ, जब आप किसी को अपना मानेंगे नहीं तो वो आपको क्यों मानेगा, इस तरह की घटना है। हालांकि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, ऐसा नहीं है, कभी कभार किसी के साथ हुआ होगा, लेकिन किसी एक के साथ भी क्यों होता है, गलत तो ये भी है ना, एक के साथ हुआ, 1000 के साथ, गलती तो गलती ही है। तो ऐसी चीजें नहीं हो, बल्कि यहाँ पर विकास कार्य की जाए, यूनिवर्सिटीज बढ़ाई जाए, यहाँ पर शिक्षा की स्थिति को बढ़ाया जाए, यहाँ के लोग बाहर आकर दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद सब जगह जॉब कर सके, ऐसी स्थिति क्रिएट की जाए। तो इसलिए यहाँ पर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया है। उसके पीछे मेन मोटिव यही है कि इस क्षेत्र पर अगर कभी चाइना की निगाहें रहती हैं, या ट्राई जंक्शन बना हुआ है, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है, भूटान। ट्राई जंक्शन मतलब है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां भारत, भूटान, चाइना तीनों आकर मिलते हैं, और ये क्षेत्र हमेशा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा, समझे।
और अगर चीन को ऐसा नहीं करना होता तो चीन हमारे यहां तक सड़कें क्यों बना रहा है? सीमा पर हर जगह सड़कें बना रहा है, सड़कें बना रहा है, सड़क ही नहीं रेलवे बना रहा है, क्योंकि रेल ऐसा माध्यम है जिससे सेना सीधे तुरंत पहुंच सकती है। इसका विरोध नहीं कर सकते ना कोई अपनी जमीन पर कुछ बना रहा है। इसका सिर्फ एक तरीका है, आप भी तैयारी कीजिए ना, समझ में? तो हम लोग भी देख रहे हैं लद्दाख कारगिल के क्षेत्र में सबसे ऊंचा हमने रोड बना दिया है। क्यों बनाना पड़ा? ताकि हमारे पास भी तो व्यवस्था रहे कि अगर वहां से सैनिक तेजी से आ रहे हैं तो सैनिक आपसे प्लेन से नहीं भेज सकते हैं, प्लेन उस समय खतरे की स्थिति में होता है, मिसाइल है दूसरे देशों के पास, सब कुछ है, क्रैश भी हो सकते हैं, लेकिन रेल को कौन क्रैश करेगा? समझ में? तो रेल मार्ग होने चाहिए। और चाइना ने इस चीज को बहुत काम किया है, यहाँ पर डैम बना दिए बड़े बड़े। डैम का उद्देश्य था सिर्फ बिजली बनाना नहीं, डैम का उद्देश्य था चाइना से पानी छोड़ देंगे, समझ में आया? लेकिन अच्छी बात यह कि ये पानी कहा जाएगा बांग्लादेश में, और ये तबाह होगा तो ये भी साथ आ जाएगा। चलो हम भी कूदते हैं चाइना को इस बार, समझ में आ गया? ये होता है इंटरनेशनल संबंध, इसमें सबको साथ देना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे समझ में गए दिमाग में? हाँ, तो सड़कें क्यों बनानी है, नॉर्थ ईस्ट में क्यों डेवलपमेंट होना है, लाइट क्यों पहुंचानी है, इसकी चिंता क्यों की जाती है? मणिपुर में अभी इतने समय से हिंसा चल रही है, क्यों मणिपुर को लेकर एकदम शांत करने की कोशिश की जा रही है? क्यों? इसका लाभ कौन उठाएगा? जिस घर में सास बहू की लड़ाई होती है वहां पड़ोसी बाजी मार जाते हैं, है ना? लड़ाई होना कोई बड़ी बात नहीं है, दिक्कत तब आती है जब ये लड़ाई बाहर दूसरे लोगों के कानों में पहुंच जाती है कि घर में लड़ाई चल रही है। सर आ गए हैं? ठीक है, समझ में आ गया? कल इस टॉपिक को लिखाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक काम कीजिएगा, मैप देख कर आइएगा बढ़िया तरीके से, नॉर्थ ईस्ट का, पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कौन कौन से देश है बता दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन आते हैं? म्यांमार कौन है बोला? तुम लोग म्यांमार को भी शामिल करके मानोगे?